सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज एक और हौसलों की कहानी जो है मीनाक्षी चौधरी की। मीनाक्षी चौधरी जिन्होंने बहू, बेटी, बहन और पत्नी इन सभी रिश्तों को एक नई परिभाषा दी है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जी हाँ, जो लोग जिंदगी की बाधाओं को पार कर जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण को आत्मसात करते हैं, वो मिसाल बनते हैं पूरे समाज के लिए। ये जीवन परिचय है उस हौसले का जिसके कारण जिंदगी की दिशा ही बदल गई। दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो सबसे अलग होते हैं। यानी उनका जीवन ना केवल उनकी पहचान बनता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी। सबका ध्यान रखती है, बड़ों का, छोटों का, सबको प्यार देती है। हर एक को, हर के साथ खुश में रहती है, हंस के बात करती है। तो सभी सोलन वासियों को सोलन की बेटी से बहुत गर्व है। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। सब दुख तकलीफ किसी की हो, हर टाइम ये खड़ी है। मीनाक्षी हैज़ ऑलवेज़ बीन माई फ्रेंड। मेरी सबसे अच्छी दोस्त तब भी थी और आज भी है। और मैंने तो ज़्यादा चेंज नहीं देखा है, पॉसिबली बिकॉज मैं उसके साथ रहा हूँ। तो कोई ऐसा ग्लेयरिंग चेंज तो मैं नहीं देखा है तब अब में। लेकिन हाँ, तब शी वो यूज्ड टू बी अ वेरी नॉटी गर्ल, काफ़ी शरारती होती थी। और ये मैंने देखा था कि हाईली इंटेलिजेंट थी। एक एवरेज बच्चे से तो मुझे काफ़ी इंटेलिजेंट लगती थी, एटलीस्ट मुझसे इंटेलिजेंट लगती थी। अपने क्लास में पीपल यूज्ड टू से दैट एक्सेप्शनल है। और मैं ये सोचता हूँ कि एक एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग तो है, जिसका इतना बड़ा दिल हो। मैंने तो पहले ना कभी देखा है और मुझे नहीं लगता मैं कभी देख पाऊँगा। सच अ लार्ज हार्ट, इतना बड़ा दिल है कि ना का शब्द मैंने कभी नहीं सुना है। कभी नहीं सुना कि ये नहीं हो सकता या ये नहीं होगा या नहीं कर सकती, नहीं करूँगी। ये शब्द मैंने इसके से कभी नहीं सुना। एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो मेरे को लगता है कि बहुत ही एक्सेप्शनल और ग्लेयरिंग है, वो है कि बहुत सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग है। तो सेंसिटिव शायद अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए, जो एक बहुत रेयर क्वालिटी होती है। अपने लिए तो हर आदमी सेंसिटिव होता है, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये कर दिया। बट ये औरों के लिए बहुत सेंसिटिव है, मैंने देखा है। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये याद है कि ये बहुत शरारती थी। मतलब कोई भी गलती कर देगी ना तो बस मेरा नाम लगा देगी, दीदी ने किया है। और दूसरा ये था कि स्कूल जब जाती थी, शी यूज्ड टू क्राई। इतना रोती थी कि इसकी जो टीचर थी वो मुझे बुलाती थी, तो मुझे बोलती थी ये इतना रोती है, इसको घर लेके जाओ, ये पढ़ नहीं पाएगी। तो मैं मम्मा को बोलती थी, मम्मा ये मुझे नहीं लगता, ये नालायक ही रह जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में सबसे लायक यही निकली है। मतलब शी वॉज बहुत ही ज़्यादा नॉटी थी, इवन नाउ बहुत नॉटी है। बट हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है ये लड़की। मतलब सीधा मुंह पे बोल देगी, किसी को बुरा लगता है लगे, लेकिन सीधा बोलेगी। किसी को ये नहीं करेगी कि हाँ तुम्हें ये नहीं है या वो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। सीधा उस टाइम बुरा लगता है, बट बाद में पता लगता है शी इज़ राइट। और डिसीज़न अगर हमारे घर में लेना है, एक्चुअली सबसे छोटी है घर में। मतलब हमारे सब इसको हम सबसे छोटा ही समझते हैं, लेकिन जब डिसीज़न लेना होता है तो सब इसी से पूछते हैं। स्वागत करते हैं मीनाक्षी चौधरी का। नमस्कार। नमस्कार। मीनाक्षी जी, जब आप मीनाक्षी को मीनाक्षी की ही नज़र से देखते हैं तो कितना समझते हैं उन्हें और क्या जानते हैं उनके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मीनाक्षी को मीनाक्षी की नज़र से देखती हूँ, सो आई फील दैट मुझे बहुत प्यार मिलता है एक रिलेशनशिप को वो करने के लिए। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट अल्टीमेटली सब एक बार ही जीते हैं। तो मुझे हमेशा ये फीलिंग होती है कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, बट रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड आई डू माई बेस्ट कि मैं रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह
निभा पाऊँ। आई डोंट लुक एट माई सेल्फ एज अ वुमेन। मैं कभी मीनाक्षी एक औरत की उस पर नहीं देखती हूँ, एज अ राइटर नहीं देखती हूँ, इवन एज अ कैंसर सर्वाइवर नहीं देखती हूँ। आई लुक एट माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बींग, अ गुड ह्यूमन बींग। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे जो आपके शौक हैं उनसे। सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? मेरे को सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि एवरी मोमेंट जीना चाहिए, एंड आई एम वेरी लकी दैट मी एंड माई हस्बैंड, हम दोनों के शौक सेम हैं। जैसे हम वॉक्स, लॉन्ग वॉक्स पे जाते हैं एवरी वीक, जब भी टाइम मिलता है, फॉर 4 आवर्स 6 आवर्स, कभी कभी वी कैंप आउट ऑल्सो। हमारा एक रूटीन है मॉर्निंग का, हम योगा करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड एवरी डे आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ। जे राकेश हैं तो राकेश के साथ, एंड इफ़ माई मदर इन लॉ एंड माई इन लॉज आर हियर और माई फैमिली इज़ हियर, तो उनके लिए जैसा उनको अच्छा लगता है चीज़ वो ज़रूर बनाऊँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मैं काफ़ी किताबें पढ़ती हूँ और कभी कभी आई कैन रीड फॉर 9 आवर्स टुगेदर। आई एम अ वोरेशियस रीडर। आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली मैं जो भी करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरे को मज़ा ना आए उस चीज़ में तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू डू एनी थिंग, सो आई लव राइटिंग बिकॉज उसमें स्टोरीज आती हैं, आपकी इमेजिनेशन ब्रॉडन होती है, आपका नज़रिया दुनिया को देखने का ब्रॉडन होता है, और आपके बिकॉज ऑफ दो स्टोरीज में इंटरेक्ट करती हूँ कितने लोगों के साथ। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल। What does really life mean to you? क्या मायने हैं ज़िंदगी के आपके लिए? Life means to me love, respect and doing what you can. Little bits. आप जो किसी को हंसी भी दिला दोगे मेरे लिए वो बहुत होता है। I don't do big projects, but yes, छोटी छोटी जो खुशियाँ दे सकते हो वो, and of course it means to me 2 things. One, always count your blessings. मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई बंदा होगा जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बट ऐसा भी कोई नहीं होगा जिसको ब्लेसिंग्स नहीं होती होंगी। सो इफ़ यू मूव विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, आई थिंक लाइफ इज़ वेरी स्मूथ, बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दोनों चलते हैं। किसी को बीमारी है तो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को साइकोलॉजिकल है, किसी को इमोशनल है। सो अप्स एंड डाउन्स दोनों चलते हैं, एंड यू हैव टू टेक देम इन योर स्ट्राइड। एंड I always say that हम एक बार ही जिएंगे, anyone, we live only once, so it's very important कि वो जो once वाला एंगल है, because आपको next moment तो पता नहीं आप रहोगे या नहीं रहोगे, उसको make it a point कि आप उसको बिंदास अच्छी तरह full fledged जी लो। उम्मीद की लौ तभी टिमटिमाती है जब जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो, जब अंधेरों का खौफ ना हो। समय के साथ आते उतार चढ़ाव जिंदगी की गति को जब कभी कम नहीं करते, बल्कि अधिक पूर्णता से आगे बढ़ने का हौसला दे जाते हैं, तो जन्म होता है एक संपूर्ण व्यक्तित्व का। हंसती मुस्कुराती मीनाक्षी चौधरी का। मीनाक्षी जी, आपके जीवन में एक दौर ऐसा आया जब आप अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, वो दौर कैसा था? एक्चुअली आई एम अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, एंड मैं व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड उससे पहले मैं एवरी ईयर आई यूज्ड टू गो फॉर अ क्लिनिकल चेकअप। आई वाज लकी, बहुत सारी लेडीज़ क्लिनिकल चेकअप नहीं कराती हैं एवरी ईयर। दे से आफ्टर 35-40 तो करना ही चाहिए एवरी ईयर, बट इट्स अ वेरी हेजिटेंट वो रहती हैं वो कि वहाँ जाएंगी। तो आप वैसे ही जाते थे रेगुलर चेकअप्स के लिए? मैं वैसे ही जाती थी रेगुलरली, आई यूज्ड टू गो फॉर अ क्लिनिकल चेकअप। सो आई वाज डायग्नोज्ड। शुरू के दिन बहुत बुरे थे, इट वॉज रियली बैड। आई मीन शुरू में 3-4 दिन मुझे ये बहुत बारी लगा कि वाई मी, मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ क्यों हुआ, एंड अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इज एवरीथिंग फिनिश्ड। उसके बाद 3-4 दिन के बाद हम एक्शन करने लगे। एक्शन इन द सेंस दैट डॉक्टर्स के पास जाने लगे, पता करने लगे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, इसके प्रोग्नोसिस कैसे हैं, कि एंड देन वी गॉट यूज टू इट। और उसी दौरान में मुझे पता चला कि कितने लोग इसके थ्रू जा रहे होते हैं। मेरे पास तो बहुत बड़ी फैमिली सपोर्ट थी, लेकिन बहुतों के पास वो नहीं थी। बट बहुत सारे लोग जो गांव से आते थे उनको तो पता ही नहीं होता था, उनको नहीं पता था कीमो क्या होती है, उनको नहीं पता था प्रोटीन कैसे खानी होती है, उनको नहीं पता था कि हमारे वाइट ब्लड कार्पसल्स बिल्कुल लो हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। उनको तो कुछ भी नहीं पता था, पर वो भी जी रहे थे।
सो मुझे तो उनसे भी बहुत हिम्मत आई कि दे आर ऑल्सो लिविंग, उनको तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो बहुत कुछ पता था। सो उसके बाद 2 years ट्रीटमेंट चली, आई वेंट थ्रू सर्जरी। एंड हाउ इम्पोर्टेंट वॉज फैमिली सपोर्ट फॉर यू? परिवार का क्या रोल रहा? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको इमोशनल तो सपोर्ट मिलती ही है, बट आपको फिजिकल, द वे दे टेक केयर ऑफ यू, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ़ यू आर अ कैंसर पेशेंट। आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी पड़ती है, आपका दिल नहीं करता खाने के लिए, आपको नोजिया होता है। सो इफ़ देर इज समवन लविंगली विद यू, माई सिस्टर एंड माई मदर इन लॉ वर रेगुलर इन, जितनी मेरी कीमोज हुई सब में वो मेरे साथ रहे हैं। आफ्टर एवरी हाफ एन आवर आपको कुछ खाना पड़ता है, बिकॉज सी वंस दिस कैंसर सेल्स अटैक योर बॉडी इट गेट्स वेरी वीक, एंड आप जो नहीं खाओगे तो आपका HP बहुत लो चले जाता है, एंड आफ्टर 15 days वो आपकी कीमो नहीं होगी, आफ्टर 21 days तो आपकी और प्रोलॉन्ग होती रहेगी योर ट्रीटमेंट। एंड इमोशनली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू आर पॉजिटिव एंड यू नो आपके साथ कोई है, यू क्रॉस दोज ब्रिजेस, कोई टेंशन नहीं होती। इनफैक्ट आप उनके लिए करने लग जाते हो, है ना, आपके पास कि वो दुखी ना हो, आप स्माइल ज़्यादा करते हो, आप हंसते हो, आप लाइफ को बहुत लाइटली लेते हो कि वो दुखी ना होए, और उसके साथ आप भी ठीक होने लग जाते हो। इस लड़की ने फैमिली को नहीं बताया, राकेश ने और इन दोनों ने फैमिली को नहीं बताया कि वो एकदम डर जाएंगे, बिकॉज दे आर ओल्ड। शुरू में तो काफ़ी कमज़ोर रही, बीच बीच में जब उसको कीमोथेरेपी और फिर जब बाल वगैरह भी हो गए थे तो उससे भी एक अपने अंदर की जो कमी को महसूस करना, फिर एक पार्ट बॉडी का वो इम्पॉर्टेंट वो उसका निकाला जाना, तो ये सब एक अपने आप में बड़ा भावुक भरी बातें थी। तो हम मिलकर इनको सहते थे, रोते भी थे, लेकिन मेरे पास बस एक ही शक्ति थी भगवान की। मैं भी कंसल्ट किया था क्योंकि कुंडली वगैरह भी उसकी मेरे पास नहीं थी, पता नहीं था, तो जिन पंडित जी के पास मैं जाती थी मैं उनसे ही मैंने कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे महामृत्युंजय के जप के लिए कहा, तो बस फिर मैं लगातार अपनी प्रार्थनाओं में सुबह शाम उसके लिए प्रेयर करती थी। और ऐसा नहीं है कि ये उस समय तक ही था, अभी भी मैं जब भी प्रेयर करती हूँ, पूजा में मेरा थोड़ी आस्था है, तो मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करती हूँ अभी भी। हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग था, और मैं मीनाक्षी से बात करने की हिम्मत जुटा रहा था। तो 2-3 दिनों के बाद मेरी हिम्मत हुई, तो फिर मीनाक्षी से मैंने बात करी और मैंने वो सारा फेज़ देखा है, महसूस किया है। बीच में राकेश से बात होती थी, मीनाक्षी तो थोड़ा हमसे कट ऑफ रहने की कोशिश करती थी, शायद वो अपने आप में एक एनर्जी जनरेट कर रही थी उस समय। तो हमने वो फेज़ देखा है। बाद में उसने जिस तरह से फ़ाइट किया है, पहले 6 महीने में तो या साल भर तो बहुत मुश्किल था, देखने में भी और सुनने में भी, बात करने में भी। बट जिस तरह से मीनाक्षी ने बाउंस बैक किया है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो इस तरह के दौर से गुजरते हैं, बीमारी से। रिश्तों की खुशबू जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाती है। लड़ते लड़ते जब कभी साहस दामन छोड़ने लगता है, तो अपनों का स्नेहमयी साथ ही हौसला देता है आगे बढ़ने का। कुछ एक ही होते हैं जो अपने दर्द से बाहर निकल दूसरों को रास्ता दिखाने की हिम्मत रखते हैं। We would like to know something about your husband, राकेश जी के बारे में कुछ बताएं। My husband, we did journalism together. So ours was a kind of a mixed marriage. It was arranged and love because we knew each other. But parents के उससे हुई थी, so parents वगैरह गए थे। Rakesh, when I got married to him, I thought that he's an okay guy. मतलब he's fine, he's good. But now I feel he's a superhero. Because Rakesh सिर्फ मेरे लिए नहीं, any person, Rakesh में he has that quality of being justice देने के लिए and what is right and what is wrong. He's very quick. He'll tell you ये गलत है, ये सही है. And he's a philosopher. कभी कभी आप life में when you go through difficult situations, you need some philosophy in life. So he says जो हम कर सकते हैं वो करो, जो नहीं कर सकते हैं it is not in our hands. He doesn't allow me to brood. And he is so, जिसको बोलते हैं ना, he is so helpful. He has no ego. He is the one who has taught me कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटे बड़े आप दिल से होते हो। It doesn't make a difference आप किस पोजीशन पे पहुंचे हो।
पर जो आपका दिल उसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है, इट वोंट मेक, वो उसका कोई फायदा नहीं है. एंड ही इज अनदर वन पर्सन हु लिव्स रियली इन द प्रेजेंट. सो व्हाट आई एम, वो राकेश का इन्फ्लुएंस बहुत है. व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक दिस, मुझे राकेश दिख रहे हैं, एंड आई नो दैट ही इज सेइंग दैट यू नो लिव इन द प्रेजेंट. जो हो गया उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो होना है वो हमें पता नहीं है. जब आप अभी आज जी रहे हो उसको फुल फ्लेज्ड जियो. एंड एक रिलेशनशिप सोशल सिस्टम में क्या होता है, जब हमारी शादी होती है तो पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हैं, राकेश के पेरेंट्स हैं, वी वर वेरी लकी कि राकेश गेव मोर लव टू माई पेरेंट्स देन इन फैक्ट आई कुड हैव गिवन टू माई पेरेंट्स. सो एक रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लव तो बहुतों में होता होगा, बट रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ही हैज रिस्पेक्टेड एवरी रिलेशनशिप मेरा, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, एवरीवन जो मेरे साथ हैं, जिनके साथ मेरा कनेक्शन है, ही हैज रिस्पेक्टेड देम. सो दैट इज समथिंग विच मेड मी रियलाइज दैट दीज स्मॉल थिंग्स मैटर अल्टीमेटली इन लाइफ. सो आप जिससे पूछ रहे हो मुझे इन्फ्लुएंस, आई थिंक आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय राकेश इन दैट मैटर, एंड ऑल माई डिसीजंस आर डिस्कस्ड विद हिम, and I have full confidence कि whatever he says will be right, because he is that kind of a very clear-hearted person. She is a complete life partner. तो उस लिहाज से डे टू डे लाइफ में भी या अदरवाइज भी जो भी प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे जो बहुत सी बातें हैं जो आपको किसी से शेयर करनी बड़ी ज़रूरी होती हैं, तो मुझे लगता है कि कोई और लाइफ में ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिल सकता जिससे मैं इतनी ज़्यादा या इतना सब कुछ शेयर कर सकूं. तो वो जो एक रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है कि आप शेयर करते हैं और फिर उसके बाद बातचीत करके सोच समझ कर कई ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में साफ़ हो जाती हैं. तो उस लिहाज से मुझे घर के बाहर कहीं कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी से अपनी मन की बात शेयर करने के बारे में सोचूं. व्हेन आई हैव दैट सपोर्ट एज एन इंडिविजुअल, एंड शी इज़ अ गुड क्रिटिक ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वो केवल बातचीत करने के लिए है या मैं बता दूं और उसमें कोई मुझे रिस्पांस ना मिले. अगर कई बार मैं गलत हूं तो शी इज़ वेरी ब्लंट एंड वेरी ओपन अबाउट इट कि ये मुझे तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए या ये करना नहीं चाहिए. तो उस तरह से वी हैव सम यू नो हीटेड डिस्कशन ऑल्सो, लेकिन आई थिंक दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव. तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मीनाक्षी का जो रोल है मेरी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने वाला या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को मैच्योर करने वाला है. तो वो कंट्रीब्यूशन शायद अगर मुझे ना मिलता तो वो एक बहुत बड़ा गैप रह जाता. यूनिवर्सिटी में दोनों इकट्ठे थे, जर्नलिज्म में मतलब इन्होंने वो की. तो मुझे कहता है कि माँ, मैंने कहा बेटा आप शादी जिससे भी करोगे करो, ठीक है, मुझे पसंद है. तो इन्होंने बताया कि ऐसे, मैंने कहा ठीक है. तो हमारे ये उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में बाद में लग गई थी. तो हमारे किसी रिश्तेदार ने बीच में कहा, वो डॉक्टर थी, तो उन्होंने वो ये मीनाक्षी जाया करती थी इंटरव्यू लेने, स्नोडन में भी कहीं भी. तो कहती आप उस लड़की से रिश्ता कर रहे हो तो जीन पहनती है. तो मैंने कहा अच्छा. अब मैं उसको कहती हूँ कि वो जीन पहनने वाली सूट पहनने वाली से 100% बेटर है. बच्चे ये बहुत अच्छा बच्चा है मेरे बच्चे की. मुझे मन भर आता है जब मैं इसके बारे में कुछ बताऊँ तो मेरा मन, मुझे भगवान के बाद मैं सच कहती हूँ, मेरी बेटी भी है, बेटा राकेश है, बट मुझे इससे बहुत प्यार है क्योंकि ये बहुत इज्जत देने वाली लड़की, इतनी पढ़ी लिखी है, बुक्स लिखती है, राइटर है, और शी इज़ डाउन टू द अर्थ. 8 दिसंबर 1994 को मीनाक्षी की शादी मेरे बेटे राकेश के साथ हुई, और उस वक़्त से आज लगभग 21 साल हो गए हैं ये हमारे साथ रह रही, हम इसके साथ रह रहे हैं. तो ये हमारा सौभाग्य है कि मीनाक्षी जैसी बहू हमें मिली और हम इससे बहुत खुश हैं, और ये हमारी बहुत मान सत्कार इज्जत करती है. जब आपका ऑपरेशन होने वाला था तो डॉक्टर ने आपको कहा कि आप भगवान को याद करें,
तो आपने अपने हस्बैंड को याद किया, आपने कहा कि मेरे लिए तो यही भगवान हैं। हाँ, बिकॉज आई बिलीव दैट भगवान वो होते हैं जिनसे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। भगवान वो होते हैं जिनके ऊपर आप बिलीव करते हो, वो फेथ होता है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पास आसपास इतने लोग जो अलाइव हैं, है ना, जो आपको प्यार करते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, जो जिनके ऊपर आपको विश्वास होता है, उनको आपके ऊपर विश्वास होता है। उससे बड़े भगवान कोई हो नहीं सकते हैं। सो जब उन्होंने मुझे कहा कि कुछ नहीं होगा, आप अपने भगवान को याद करो, एंड देन ही आस्क्ड मी, आप किस भगवान की पूजा करते हो? सो मेरे लिए व्हाट इज़ अ प्रेयर, मैं अपने आप में सोचती हूँ कि मैं प्रे ऐसे नहीं करती हूँ। आई डोंट हैव अ टेम्पल इन माई हाउस, अ टेम्पल इज़ इन माई हार्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग देयर। तो जब मैं प्रे के बारे में सोचने लगी तो मुझे लगा मैं सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचती हूँ, और आई से कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। आई रियलाइज्ड माई हस्बैंड राकेश, एंड आई सेड दैट टू हिम। आई सेड, जो मेरे भगवान है, ही इज़ देयर, मेरे लिए ही इज़ द सबसे बड़े भगवान है। जब आप पर्सनल लेवल पे फीलिंग जो है, इट मूव्स यू टू टीयर्स एक्चुअली, क्योंकि ये किसी आदमी का आपके ऊपर इतना ज़्यादा फेथ हो, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि वो आपको भगवान की जगह पे रखे, वो काफ़ी स्कैरी फीलिंग है। लेकिन ये है कि मैरिज में, रिलेशनशिप में आपको एक दूसरे के साथ किसी भी हालत में सपोर्ट करने की पोजीशन में तो होना ही है। लाइफ कोई एकदम से ठीक घटनाओं का कोई सीक्वेंस नहीं है। अप्स एंड डाउन्स, बुरा अच्छा सब कुछ होता रहता है। कई बार ऐसे चीज़ें होंगी जो बिल्कुल आपको डिवास्टेटिंग होंगी, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो इन सब से ऊपर है, और उसकी सामने ये सारी चीज़ें बड़ी छोटी हैं। जब ये हॉस्पिटल में गई ना जी, इसको नहीं कोई देवते के बारे में, क्योंकि इसकी सारी एजुकेशन नाइजीरिया की है, बीए वगैरह इसने यहाँ की, इसे हिंदी नहीं आती, बोल तो लेती है बट लिख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि आप अपने भगवान को याद करिए, जिसे भी आप भगवान मानते। तो राकेश खड़े थे, राकेश की तरफ देखे थे, मेरे भगवान, मैं और किसी भगवान को नहीं मानती। मीनाक्षी जी, जैसे एक तीर कमान होता है ना, तीर को हम जितना पीछे खींचते हैं वो उतनी ही फोर्स से आगे तक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो आपने इतनी परेशानियों का सामना किया, बीमारी का दौर देखा, उसके बाद आप उतने ही एनर्जी और इंथुजियाज़म से रिकवरी के बाद जीवन में और आगे बढ़ी हैं। उसके बाद आपने तो वैसे पहले भी बहुत कुछ लिखा है, पर जो 8 बुक्स हैं आपकी उसके बाद पब्लिश हुई हैं, तो हाँ, फ़र्क तो पड़ा है, बट एक्चुअली शुरू से भी आई वॉज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। बट मुझे फ़र्क जो पड़ा है वो ये ज़रूर पड़ा है कि नाउ आई टेक आउट टाइम जब मुझे लगता है किसी की मदद करनी है। पहले होता था कि मदद के मतलब है नॉट फाइनेंशियली, बट किसी से बात करनी है, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ वेरी, मेरे लिए छोटी छोटी उनको कॉन्फिडेंस देना, वो उनकी वो स्माइल लाना, उनकी वो स्ट्रेस फ्री करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उससे पहले आई वॉज बिजी इन ट्रैकिंग हमारी हॉबीज़, बीइंग हैप्पी। उसके बाद आई बिकेम अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द सोसाइटी, जो उससे पहले मैं इतनी टूवर्ड्स द सोसाइटी नहीं थी। अब आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज सोसाइटी जब आपको बहुत देती है तो आपको भी वापस देना पड़ता है। आई बिलीव वॉट एवर आई कैन डू किसी भी फेज़ में, चाहे वो अपना ब्लड डोनेशन कैंप ही है, चाहे वो छोटे मोटी किसी से बात ही करनी है ना, किसी के बारे में कुछ बताना ही है, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं टाइम वो स्पेंड करूँ। And where did you get the courage to speak about it? Like many women, they do not come forward. I think it was very natural for me in the beginning. When it happened, after those initial few days when I was really under a lot of stress, उसके बाद it was very instant and support. मुझे कहीं से भी अपनी फैमिली से किसी ने नहीं कहा कि नहीं बताना या इसके बारे में डिस्कस नहीं करना। उन्होंने कहा जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना हमें पता चलेगा कि ट्रीटमेंट कैसा होगा। सो मैंने और राकेश ने डिसाइड किया वी आर नॉट गोइंग टू हाइड इट। एंड राकेश ने शुरू में कहा इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट्स अ डिजीज़। उसके बाद एज आई सेड कि व्हेन आई वेंट अराउंड आई स्टार्टेड काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स। उनको तो बहुत कुछ पता ही नहीं था, सो आई थॉट व्हाई नॉट टेल देम कि ऐसा होगा, आप ऐसा खाना नहीं खाओगे, लेट मी टेल देम। किताब वॉज अ कैथारसिस फॉर मी। मुझे लगा आई वॉन्ट टू राइट अबाउट इट, सो दैट एक सर्कल होता है आपका लाइफ में ना, आपको कुछ हुआ और फिर आपने वो सर्कल कंप्लीट कर दिया।
बट आफ्टर आई रोट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट. मैं बहुत रो रो के मैंने वो किताब लिखी है, बिकॉज आई रोट इट फ्रॉम माई हार्ट एंड आई रोट इट वॉट इट रियली हैपन्ड. सो जब मैंने वो लिख ली, सो व्हेन वी वर सिटिंग विद अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, राकेश थे, मैं थी, उन्होंने कहा ये अवेयरनेस के लिए बहुत स्प्रेड करेगी, इसको पब्लिश करवाते हैं. जो आपने बुक लिखी है सनशाइन माय एनकाउंटर विद कैंसर, इसके बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज दैट व्हेन वी डिसाइडेड ऑन द बुक और हम सिनॉप्सिस बना रहे थे, इट वाज 14th February. वी वर सिटिंग इन शिमला में पंथा घाटी में एक छोटा सा, एक थोड़ा सा ट्रैक कर अबाउट 15 मिनट्स का एक छोटा सा टापू जैसा है, स्मॉल हिल टॉप, और धूप आ रही थी वहाँ पर और उसकी रेस पेड़ों के बीच से आ रही थी. सो व्हेन वी वर राइटिंग द पॉइंट्स कि कैसे हम किताब लिखेंगे, आई जस्ट सेड कि सनशाइन बनाते हैं. ही सेड वेरी गुड. ही सेड सन रेज भी बनाते हैं, एंड दैट इज हाउ द टाइटल वाज देयर. बिकॉज एज आई सेड कैंसर वाज बैड, बट कैंसर ने मुझे दबाया नहीं, हमें दबाया नहीं, हमें नीचे नहीं किया. हमें लगा कि यू नो any other ailment. Yeah, in the beginning it was bad, and apart from any other ailment, मुझे लगा कि it is taboo. It is something which I need to tell other people कि आप ठीक हो जाते हो. Cancer does not mean the end. और एक जो हाँ सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ, मुझे लगा 2-3 रीजन से. वन, कि पहले इस बीमारी का इलाज बहुत कम था. अब तो ऐसा नहीं है. अब तो 80% ऑफ द कैंसर्स आर क्योरेबल, इवन 4th stage क्योरेबल है. And second, because women हमारे culturally we don't discuss this, जो स्पेशली वुमेन रिलेटेड कैंसर्स हैं, we don't discuss this outside. तो वो टैबू इसलिए दोनों को मिलकर इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टैबू. आप ब्लड कैंसर होगा, आपको कोई और पैनक्रियाटिक कैंसर होगा, आपको फूड पाइप का कैंसर होगा, वो तब भी डिस्कस हो जाता है. लेकिन आपको यूट्रस का होगा, है ना, आपको ओवरी का होगा, आपको ब्रेस्ट का होगा, नहीं डिस्कस होता है. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चर and disease की इसका कोई इलाज नहीं है. But now things are changing. There are so many cancer survivors I have seen, ladies. They are going around in India और वो इसकी awareness spread कर रहे हैं. मीनाक्षी जी, आपकी ये जो सनशाइन एन एनकाउंटर विद कैंसर है बुक, इसके लिए आपको कैंसर फाइटर का खिताब मिला मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा. यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इस बुक के लिए आपको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला. कैसा महसूस करती हैं इसके लिए? शुरू में जब ये बुक आई और मतलब मेरे हाथ में आई तो मैं भी थोड़ी घबराई. मुझे लगा सबको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. तो राकेश ने मुझे कहा कि अब क्यों डर रहे हो, तुमने तो लिख ली किताब, अब तो किताब में सब कुछ है, वो बाहर भी आ गई है, व्हाई आर यू गेटिंग टेंस्ड नाउ. फिर मुझे लगा बिल्कुल ठीक है. ही सेड व्हाट इज योर पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बुक. आई सेड माय पर्पस इज, जो हमने शुरू से डिस्कस किया था कि हम ये अवेयरनेस स्प्रेड कर पाएं, एंड अवेयरनेस सिर्फ एज अ कैंसर सर्वाइवर नहीं, बट एज अ फैमिली, कि कितना ज़रूरी होता है एक कैंसर पेशेंट को सपोर्ट ऑफ द फैमिली. बहुत बारी हमने देखा है कि सपोर्ट नहीं मिलती. यू नो, द हस्बैंड इज़ नॉट वेरी सपोर्टिव, द इन लॉज, द पेरेंट्स, वो सपोर्ट नहीं करते हैं. ठीक है हो गया, ढक लो, चुप रहो, कुछ नहीं होता, नहीं खाया तो रहने दो, नहीं खा रही है खाना. बट वो आई वॉन्टेड टू टेल देम ऑल दिस कि वो उसकी गलती नहीं है कि वो खाना नहीं खा पा रही है, बिकॉज वो खाना नहीं खा सकती है. इट्स अ कीमो में उसका सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा हो जाता है. देन देयर वाज आल्सो अ डॉक्टर इशू विद मी. व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड इन PGI, मुझे पर्सनली लगा कि मुझे तो इतनी बड़ी बीमारी लगी है, बाकियों को तो छोटी छोटी बीमारी है, ये तो दे आर ओके, बट मेरे को क्या होगा. तो डॉक्टर्स नेचुरली उनके पास रश बहुत होता है, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स, सो दे वर वेरी कैजुअल अबाउट इट. यू नो, दे सेड कि हाँ ठीक है ये हो गया, आप ठीक है, इट विल बी डन, और 1 महीने के बाद आ जाना, जैसे हमारे डेट्स देती हैं. इट रियली हर्ट अस, बिकॉज हमें लगा, क्योंकि हमारा डॉक्टर के लिए उनकी अपनी दुनिया है, उनके लिए हर पेशेंट इज अ पेशेंट, लेकिन हर पेशेंट के लिए अपनी जान इज प्रेशियस. एंड बिकॉज दिस इज अ फैटल डिजीज, बाकी आप कुछ भी और चीज़ें हैं विच आई बिलीव आप उसको टॉलरेट कर लेते हो, बट इसमें तो यू आर सो टेंस्ड, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है. देन वी वेंट टू राजीव गांधी, ये कैंसर हॉस्पिटल है इधर दिल्ली में. वहाँ पे आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट, वन बिकॉज द डॉक्टर्स वर रियली गुड, दे वर सो पॉजिटिव, दे टोल्ड मी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या हो गया, ठीक हो जाओगे. एंड देन वी केप्ट ऑन आस्किंग. आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट देयर, आई सेड मेरे चांसेस कितने हैं जीने के. आई आस्क्ड माई डॉक्टर, सो शी टुक आउट अ चार्ट, है ना, एंड शी सेड कि सर्जरी 80%, उसके बाद कीमो 10% मोर, 90%,
and then radiation 2%, 92%. 8% I cannot say. 8% is your willpower. It helped me. I said 92% मैं जी सकती हूँ. But in many places डॉक्टर्स के पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि आपको एज ए पेशेंट 1-to-1 वो बात कर पाएँ. So my purpose was this also कि जो sensitive and very fatal diseases होती हैं, I think doctors need to be more काउंसलिंग ज़्यादा चाहिए होती है. काउंसलिंग भी साथ इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. और डॉक्टर आपके लिए इज अनदर गॉड. जो डॉक्टर आपको बोल रहा है ना, आप उस पर विश्वास करते हो. जब आपको डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा, आप वैसे ही मर जाते हो अंदर. तो हम ये मान सकते हैं कि आपकी जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि, और जो पॉजिटिविटी थी उसी की वजह से आप आगे बढ़ सके. आई कांट से, आई डोंट नो मेरी विल पावर है या नहीं है, बट मे बी पॉजिटिविटी वॉज बिकॉज मेरे आसपास पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत था. देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस अराउंड मी एंड द सपोर्ट वाज सो स्ट्रॉन्ग. अगेन आई गिव यू एन एग्जांपल. व्हेन हम जब किताब मैंने लिख ली थी, तो इन हाफ ऑफ द बुक जब मेरे डायग्नोसिस हो रहे थे, मेरी सर्जरी हुई थी, सो अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड कि यू तो वर लाइक अ रॉबर्ट. तेरा जो विल पावर और तेरी जो पॉजिटिविटी थी, दैट वाज द पीपल अराउंड यू, योर फ्रेंड्स, योर टीचर, योर हस्बैंड, your relatives. And I think it was really, बिल्कुल उसने उस पे वो मारा. Because मैं तो जहाँ मुझे लेकर जा रहे थे तब मैं जा रही थी. Maybe my willpower came later when I started talking to people. But अपने लिए it was that strength, you know, and that faith कि जो ये कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं. I have full confidence in them. And I got so much, I was showered with so much of love. So I think these were bigger factors than my willpower in the beginning. क्योंकि ultimately it is a harrowing disease. हम कितना भी इसको lightly ले लें, it is very disturbing. So what happened was that in the beginning मेरा willpower, I will not say मेरा willpower था. हाँ, later when I started talking to people, 5-6 महीने हो गए थे, 3-4 महीने, you know, मेरी chemo finish हो रही थी, then maybe I had a willpower and I started realizing I'm going to live once. मैं एक बार ही जीऊँगी, जितना मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से, let me do it. मीनाक्षी को भी शुरू में तो शायद ये विश्वास करना मुश्किल था कि ये क्यों हो गया और कैसे हो गया और ये मुझे ही क्यों हो गया. लेकिन धीरे धीरे फिर आसपास का माहौल हमने ऐसे बनाने की कोशिश की कि इसी के बारे में कोई बात ना हो. अगर बात करनी भी है तो और चीज़ों के बारे में बात की जाए. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मीनाक्षी को खुद से अपने आप को मजबूत रखने की थी. बाकी चीज़ें तो बाहर से और लोग सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, उसको सहायता कर सकते हैं. लेकिन जो व्यक्ति खुद है, अगर उसके अंदर से ये भावना ना हो कि मैंने इस बीमारी से लड़ना है या इससे बाहर निकल कर आना है, तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो धीरे धीरे मीनाक्षी ने उस हिम्मत को अपने आप को संभाल कर दिखाया और फिर कुछ वक्त के बाद तो काफ़ी ठीक हो गया था और एक नॉर्मल इसको चीज़ की तरह हमने लेने की कोशिश की. And the moment when you were diagnosed, you came to know about it. It must have been painful also. When the doctor said to me कि आपको कैंसर है, नहीं, she said कैंसर सेल्स हो गए हैं. The first picture, I'm a writer. The first picture मेरे माइंड में आई है कि कैंसर सेल्स आर ईटिंग मी अप. मेरे को अंदर सारे खा रहे हैं. And then I thought कैंसर सेल्स लगते कैसे होंगे, because I'm a writer. तो naturally वो I was just sitting there, Rakesh was talking to the doctor and I was thinking about these cancer cells कि क्या होते होंगे, have they spread, कैसे खाते होंगे, इनकी शक्ल कैसी होती होगी, things like that, you know, वो मेरे माइंड में आया. Then उसके बाद हमने रिपोर्ट्स, because we were so disturbed, so हमने रिपोर्ट्स हम वहीं भूल गए. तो हम सेक्टर 17 में है CMC जहाँ पे मेरा डायग्नोज हुआ था. तो जब हम नीचे आ गए, we were so stunned. So Rakesh said reports नहीं है and he ran to bring the reports. So I was standing there alone. So I saw the whole world going around me. लोग आराम से जा रहे हैं, कोई सॉफ्टी खा रहा है, कोई. I said, will I live to see this, all this again? I shouldn't cry, but It's okay, Meenakshi, you are strong. Then he came back to you? Yeah. No, he didn't come back at that time, but I started thinking कि it was bad actually. I started thinking, why am I giving so much of, you know, पहले तो मुझे लगा मेरे मतलब मैंने क्या किया है बुरा? What have I done
जो मेरे को हुआ, एम आई अ बैड पर्सन? बिकॉज यूजली व्हाट हैपन्स इज कि आपके सोसाइटी में हमेशा ये बोलते हैं कि आपने कुछ किया होगा जो आपको ये मिला है। एम आई अ बैड पर्सन? इनफैक्ट उस टाइम पे आई थॉट लेट मी रन अवे, कि मैं ये सारा टॉर्चर और ये सारा ट्रॉमा अपने आसपास वालों को ना दूं। बट देन आई सॉ राकेश रनिंग एंड कमिंग एंड आई थॉट इफ आई रन अवे नाउ what will happen to Rakesh? How will he face himself? Rakesh ने तो कोई कमी नहीं दी, मतलब why am I thinking like that? Then I sat in the vehicle and I remember कि हम चल पड़े सोलन के लिए and we both were very stunned and I kept looking at the people, the trees, nature, the mountains and I thought is this the last time that I'm going to look at all this? Because तब मुझे पता नहीं था कि कितना मेरा फैल गया है। एंड कैंसर अगेन इट मेंट फ्रॉम मतलब दैट डे इट मेंट द एंड ऑफ लाइफ फॉर मी। ओके, आई रीच्ड होम, आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड। आई रीच्ड होम, मैंने गेट खोला एंड माई डैड वाज स्टैंडिंग देयर, दे डिडंट नो कि मैं ऐसे गई हूँ। एंड आई वेंट टू हिम एंड आई हग्ड हिम एंड आई सेड डैडी आई एम सॉरी। ही सेड बेटा क्या हो गया? आई सेड डैडी आई एम सॉरी बिकॉज आई फेल्ट एज इफ मैंने इनको दुख दे दिया है, you know, because I knew I have so much of love and affection. I thought मैं राकेश को दुख दे रही हूँ, मैं अपने इन-लॉज को दुख दे रही हूँ, you know, what will happen to them? मैंने अपने बारे में इतना नहीं सोचा। वो शुरू में मैंने थोड़ा सोचा कि my life is, it was like a film, कि मुझे अपना बचपन याद आया। Then I remember जब मैं बड़ी हुई, I remember कि डैडी ने मुझे लिखाना कैसे शुरू किया था, my first article, it all went like a film. And then a wall came. Now it's the end. I understood that it is the end. But मेरे को ज़्यादा दुख था कि इनकी क्या गलती है। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई क्राइड एंड आई हग्ड माय डैड, माय मदर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। मुझे अभी तक याद है उन्होंने कहा हम भगवान से भी लड़ेंगे, शी सेड। तो राकेश वाज स्टैंडिंग देयर एंड ही डिडंट क्राई दैट टाइम, ही ओनली क्राइड वंस एंड दैट मेड मी रियली यू नो गेट अप एंड से कि नहीं, आई एम गोइंग टू बी ओके फॉर हिम। So my mother said that my dad was naturally very shocked. He said क्या हो गया? And Rakesh said कि वो बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। Cancer, word cancer is very difficult to say in the beginning. So Rakesh said that इनसे बोला ना जाए कि she has cancer. She's not well, he said. He couldn't say cancer word ना. So my dad said कि so what, she's not well. सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इसमें क्या है बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। But I kept on saying, Dad, I'm very sorry. Dad, I'm very sorry. मुझे I'm feeling very bad. मैंने आपको बहुत दुख दिया है। Then my mom realized that it is something a little more serious about it. She said क्या हुआ है? She asked Rakesh. Then Rakesh said कि कैंसर है। And I remember कि उस टाइम पे my mom didn't even उनके फेस पे भी नहीं आया। She took me inside. She told my dad to sit. And it was we are very fond of sweets in the house. हमारे घर में मिठाई बहुत होती है। So my parents were waiting कि हम आएंगे और मिठाई खाएंगे। So my mom said कि भगवान से भी लड़ना पड़ेगा ना, हम लड़ेंगे। कुछ नहीं हुआ and we sat down. My dad was either tensed or he didn't know because वो Alzheimer's उनको थोड़ा हो रहा था। वो मिठाई का डब्बा लाए and he brought it in front of me and Rakesh and he said चलो मिठाई खाओ। So थोड़ी देर all four of us we looked at that मिठाई का डब्बा, we didn't know how to react. Then Rakesh picked up a piece. Then I picked up a piece because I couldn't say no to Dad. He was standing there with that. Then he went to Mama. Then Mama picked up a piece and said आप टेबल पे रख दो। And that was a kind of a thing कि life goes on despite all this. आप तब भी उसको normalize करने की कोशिश कर रहे हो because my dad realized that it is something really bad, but he wanted the things to be normalized. दुख तो होता ही था जब हमने सुना। हमें तो पता नहीं था कि ये इसलिए गए हैं टेस्ट कराने के लिए, हमें नहीं पता था। कहते हम जा रहे हैं चंडीगढ़, कोई हमें काम है। हम तो 5 बजे चाय पानी के लिए तैयार थे कि आएंगे चाय वगैरह पियेंगे। पर जब गेट के आगे आई तो डैडी को कहती है कि डैडी जो काम आप मेरे को फुल बोल रहा है मैं अब कर नहीं सकती। बोलते थे ना तने ये करना वो करना तने अच्छे कर, अब मैं कर नहीं सकती। बस यही बोलती रही। हमने सोचा इसको क्या हो गया, ये तो चंडीगढ़ गई थी, इसको हुआ क्या? बस रो रही है डैडी मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बस ऐसे ही परेशान जब बोला तो हमारे तो पैरों से तलियाँ निकल गई भी ये क्या हो गया। फिर हमें और कुछ नहीं सूझा। मैंने कहा और कुछ नहीं है, हम तो भगवान से मुकाबला करेंगे लड़ने में के लिए। मैं हर टाइम तैयार हूँ, भगवान से मुकाबला करूँगी कि आपने ये क्या किया, अब जैसे किया है इसको वैसे ही ठीक करो। And then the next day my teacher came and I came out of the house because उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं अब बाहर क्या करूँगी निकल के, मैंने क्या करना है, I mean it's over now. But then he took me out
एंड देन ही सेड दिस वर्ड्स टू मी, जो मुझे उस टाइम बहुत स्ट्राइक करी. ही सेड द वर्स्ट हैज हैपेंड टू यू. अब और क्या बुरा होगा, तो जो हो गया है वो हो गया है, अब लेट्स फाइट इट एंड वी विल डू इट. एंड दैट वाज एक्चुअली, वहां से देन वो थोड़ा चेंज शुरू हो गया, अ चेंज इन माई वे ऑफ थिंकिंग. एंड you know, yeah, I can live, and even if I don't live, the worst has happened to me, it doesn't matter. जब तक मैं जीती हूँ, let me live full and let me give love back, जो मुझे love मिला है. हर इंसान में एक ताकत होती है उससे बाहर निकलने की. वो डॉर्मेंट मतलब वहाँ ही पड़े होती है. जैसे मैच बॉक्स है आपके पास, और जब तक आप जलाते नहीं है वो आग नहीं आती है. आग तो है वहाँ. तो मैंने कहा तेरे में बहुत शक्ति है, बहुत कैपेसिटी है, एंड योर फैमिली ऑल्सो एक्सेलेंट फैमिली ग्राउंड दोनों तरफ से, पेरेंट्स एंड देन इन लॉज, उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एंड हस्बैंड तो है ही हीरा है वो. तो मैंने कहा तुम सब लोग फाइटर्स हो एंड तुम में तो बहुत ही स्पिरिट है, तो तुम ऐसे क्यों सोच रही हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया या ऐसा ये है. कुछ नहीं हुआ. कम आउट ऑफ इट एंड फाइट, एंड वी विल ऑल फाइट विथ यू. ये कोई मजाक है कि आई मीन जब चाहे ज़िंदगी चले गई, जब चाहे, ये सब कुछ नहीं होता. मॉडर्न साइंस हैज़ एडवांस सो मच, एंड प्लस ऊपर मैं तो विश्वास करता हूँ भगवान में, ईश्वर में. तो वो मेरा ईश्वर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा. मैं कहती थी भगवान मुझे दे देते, इतना बड़ा रोग इस बच्चे को कैसे दिया. तो जब मैं इसको देखती थी ना जी, ऐसे लेटी हुई, तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत ज़्यादा दुख होता था. पर सबसे बड़ा इसने सहा. मुश्किल तो बहुत था, ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान काम था और या आसान काम हो सकता है, लेकिन ये कि इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं है. अगर हम यही सोचते रहें अब ये हो गया तो क्या करना है, तो वो तो कोई ठीक अप्रोच नहीं है. बेहतर ये है कि हम एक तो जो उन सर्कमस्टांसेस में बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी दूसरे की मदद भी हम तभी कर सकते हैं जब पहले खुद इस हिम्मत के साथ चलें कि ये मदद की जा सकती है और करनी चाहिए. अगर हम यही सोचते रहेंगे कि अब ये हो गया और अब इससे क्या से बाहर निकलें, तो फिर मुश्किल है. तो सेकेंड फेज़ तो यही था कि ट्रीटमेंट की तरफ जाएं. बट ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत से, या ट्रीटमेंट के दौरान भी ऐसे बहुत से मौके थे जब आप कीमोथेरेपी के दौरान आपके बाल झड़ जाते हैं, या वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, या एक राउंड ऑफ कीमोथेरेपी के बाद कई दिन तबीयत ख़राब रहती है. तो ऐसे, या कोई इन्फेक्शन हो जाए फिर वो ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे फेज़ भी बीच में आते हैं जब आपकी एक तरफ तो पूरी अटेंशन जो है वो इस तरफ हो जाती है कि किसी तरह ये ठीक हो जाए, वहीं दूसरी तरफ जो ओवरऑल जो ये डिज़ीज़ है इसकी बारे में आप लगातार सोचते रहते हो. तो है तो मुश्किल, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर से ये हिम्मत आ ही जाती है कि वो इस तरह की परिस्थितियों का सामना करे. कैंसर इज़ जस्ट अ नेम, एक नाम है ये किसी बीमारी का. अब मुझे वो सारा दौर देखने के बाद नाउ आई एम सो स्ट्रॉन्ग कि अगर किसी को होता है आई जस्ट से अच्छा इट इज़ जस्ट लाइक अ शुगर. जैसे किसी को शुगर हो गई, ठीक है ना, शुगर के लिए तो आप सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाते हैं, लेकिन कैंसर के लिए तो बस वो थोड़ा सा टाइम है, इलाज उसका सारी मेडिसिन हैं आपके पास, और वो मेडिसिन खाओ और वो ठीक हो जाता है. आई मीन अब वो एक जैसे कहते हैं ना एक हुआ होता है, नहीं है. We went through it, all of us together. And I think Rakesh and Meenakshi went through it in a very planned way. I don't know how it happened, you know. पहले तो 5-6-7 दिन तो it was a horrible time for us, and then somehow शायद राकेश स्ट्रॉन्ग ही होता होगा, बट कुछ इन्फ्लुएंस हुआ मीनाक्षी के साथ, एंड बहुत प्लानिंग इन अ वेरी प्लान्ड मैनर, हार्ड कोर मैनर जिसको बोलते हैं. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इनकी वैसे भी तो लाइफ चल रही है, इनके साथ होता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा. सडनली एवरीथिंग टर्न्ड एंड दे टुक द चैलेंज ली गई कि इसको तो आप करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो करना पड़ेगा. और फिर मैंने उस टाइम पे मैंने मीनाक्षी का वो डिटर्मिनेशन फेज देखा. मैंने उसके बाकी सारे फेजेस देखे थे, लेकिन दैट डिफरेंट फेज ऑफ दैट व्हेन दे से आयरन लेडी, वो फेज मैंने देखा जहाँ पे कभी कभी हम टूट जाते थे
और वो बोलती थी कि भैया कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, चिंता मत कर तू, सब होएगा। बीच में ऑब्वियसली शी यूज्ड टू बी अ लिटिल लो, कभी कभी लो हो जाती थी, देन अगेन शी वुड जस्ट कम अप, बाउंस बैक। एंड टुडे वी सी, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल, एक ड्रीम लगता है, एक बैड ड्रीम, लेकिन ड्रीम लगता है कि हुआ भी था। मीनाक्षी जी, आपने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जैसा कि हमने देखा है आपने जहाँ पर हिमाचल के देवी देवताओं को लेकर आपकी पब्लिकेशन है, वहीं पर लाहौल की ट्रैकिंग को लेकर है, ट्रैवलर्स को लेकर आपकी लेखनी है, साथ ही साथ आपने जो व्यक्तिगत अनुभव है उन पर भी लिखा है। तो इन सब पुस्तकों के पीछे आपकी क्या सोच रही है, और कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा छूती हैं और आप प्रेरित होती हैं लिखने के लिए? एक्चुअली एक किताब विस्परिंग देवदार पे तो मैं काम कर रही थी, सो व्हेन आई वाज डायग्नोज तो वो रुक गई थी। उसके बाद सनशाइन मैंने स्टार्ट करी एंड विस्परिंग देवदार साथ साथ चली। सनशाइन हैड अ पर्पस, क्योंकि मुझे लगा कि मैं शेयर करना चाहती हूँ और ये एक अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती हूँ कि कैंसर डज नॉट मीन द एंड ऑफ लाइफ। एंड जो चेंज मेरी राइटिंग में आया, मेरे लिए 2 किताबें बहुत प्रेशियस हुई। दे वर ऑन दीज 2 सब्जेक्ट्स विच वर टैबूज। मुझे लगा बहुत लोग इनके ऊपर लिख नहीं पाएंगे। एज अ राइटर आप क्या लिखते हो? आप उसके बारे में लिखते हो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। दोनों में, वेदर इट वाज सनशाइन, मुझे कैंसर की पूरी नॉलेज थी बिकॉज मैं खुद इसके थ्रू जा रही थी, और अल्जाइमर्स, मेरी फैमिली में माई डैड वॉज गोइंग थ्रू इट। सो जो अल्जाइमर वाली मेरी किताब है, अ वर्ल्ड विद इन, इट इज़ कॉन्वर्सेशंस बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर ऑन लाइफ, ऑन फिलोसफी, ऑन मॉरल वैल्यूज, ऑन हाउ टू लिव इट टिल द एंड। बिकॉज मेरे डैड हमेशा बोलते थे, लिव इन द प्रेजेंट, यही रहता है आपकी ज़िंदगी में। हम सोचते हैं आगे कोई खुशी मिलेगी, आगे मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, कभी आप फ्री नहीं होते। व्हेन यू आर लिविंग इन सफरिंग, दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। सो ये दोनों किताबों ने मुझे बहुत अंदर से आई रोट फ्रॉम माई हार्ट। जो टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, दैट इज़ द टॉपिक दैट आई चूज। दैट्स वाई ये इतनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे है। कभी जैसे मुझे गोस्ट, मैं शिमला में अपने टीचर के साथ जा रही थी, उन्होंने कहा गोस्ट हो गए हैं, मुझे लगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी रिसर्च फॉर इट। मोस्ट ऑफ माई बुक्स आर रिसर्च बेस्ड एंड ट्रू, लाइक लव स्टोरीज, वो शिमला की ट्रू लव स्टोरीज हैं। एंड आई फाउंड दैट लव से, जैसे टैबू होता है ना, इवन लव से लोग बहुत पीछे हट जाते हैं। उससे why are you so hesitant to talk about love? I mean, मैं जब इंटरव्यू करती थी या लोगों से बात करती थी, हमारी लव स्टोरी नहीं है, ऐसे मेरी लव स्टोरी है। ऐसे लव तो इतनी अच्छी इमोशन है, लव से तो दुनिया चलती है, तो हम लव से डरते क्यों हैं? प्रेजेंटली आई एम वर्किंग ऑन अ वुमेन ओरिएंटेड बुक, बिकॉज जब मैंने ये दोनों पे लिखी, कैंसर पे भी लिखी, अल्जाइमर्स पे भी लिखी, लव स्टोरीज भी लिखी, आई मेट मेनी वुमेन जिन्होंने कहा व्हाट इज एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, आज़ादी क्या होती है बीइंग अ वुमेन, और व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे फेस। तब मुझे इतना नहीं लगा, तो मैंने नहीं लिखी, बिकॉज इट हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड। मेरा दिल करना चाहिए कि मैं इस टॉपिक पे लिखना चाहूँ, बिकॉज मैं सबसे पहले अपने लिए लिखती हूँ। आप ताकत की बहुत बड़ी मिसाल हैं, और जैसे जैसे आप सशक्त होती गई, उसी तरह से आपकी जो कलम है वो और सशक्त हुई। आई रिमेंबर जब मेरे डैड को प्रॉब्लम हो रही थी, वी यूज टू काइंड ऑफ चिड हिम। कभी मम्मा स्नब कर जाते थे कि ऐसे क्यों आप बोल रहे हो, कोई भूलता नहीं है, बट वो उनको डिजीज़ थी। और जब वो मुझे 10 बार ही फ़ोन करते थे, मैंने किताब में भी लिखा, तो इससे डैडी आप अभी तो आपने मुझे ये बोला, बिकॉज इवन आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग थ्रू इट। सो मेनी चिल्ड्रन विल नॉट अंडरस्टैंड ये डिजीज़ कैसी है जब तक वो खुद पढ़ेंगे नहीं और एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि वो भी वैसे ही कर रहे हैं। वो अपनी एनेक भूल जाते थे, वो खाना भूल जाते थे, वो एक बार अपना घर भूल गए। सो आई टोल्ड हिम कि डैडी आप घर नहीं भूले। दैट डे आई वाज स्कैर्ड व्हेन ही केम बैक एंड ही टोल्ड मी मैं रास्ता भूल गया। आई सेड देयर इज रियली अ प्रॉब्लम विद हिम। उससे पहले भी यूज्ड टू से डैडी कुछ नहीं होता, इट डजंट मैटर, आप ऐसे ही कर रहे हो, आप ज़्यादा ध्यान नहीं लगा रहे हो, बट इट्स अ डिजीज़। और ये भी एज ब्रेस्ट कैंसर है टैबू, अल्जाइमर इज ऑल्सो टैबू इन इंडिया। देयर आर मोर देन 4 लाख पेशेंट्स इन इंडिया, एल्डरली लोग। एंड माई पर्पज़ इसमें था कि हमारी जो है ना, जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बढ़ रही है। दिस डिजीज़ ये एल्डरली को स्ट्राइक करती है आफ्टर 65, बट ये बहुत सारे घरों में वो बंद कर देते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनको पता नहीं चलता है ना, ये बीमार हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, बट इट्स अ डिजीज़, उनका दिमाग नहीं खराब होता। हम अपने घर में अपने डैड को बिल्कुल ओपन रखते हैं एंड वी एक्सेप्ट। कोई भी आता है बोलते हैं इनको नहीं याद रहता है, इनको नहीं पता चलेगा,
बट आई हैव ट्राइड, वी एज अ फैमिली हैव ट्राइड टू मेक हिम एज ह्यूमन एज पॉसिबल. मैंने इतनी सारी फैमिलीज में देखा है जहाँ पर वो कमरे बंद करके रख देते हैं कि उसको कुछ पता नहीं चलता. आई रिमेंबर माई डैड यूज्ड टू से मेरा दिमाग कुछ खराब हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ. एंड वी न्यू कि कुछ नहीं हो सकता उनका. उनका MRI होता था, दे टोल्ड अस कि वो खत्म हो गया है. ही वुड रीड एन आर्टिकल जब उनको शुरुआत थी एंड ही वुड सेड ये सारी बीमारी मुझे है मीनाक्षी, तो मेरे को बचा ले. एंड फॉर अ चाइल्ड इट इज सो टॉर्चरस टू सी अ पेरेंट गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ अ फेज. जो वो रोते हैं, यू सी योर डैड क्राइंग एवरी डे इन द मॉर्निंग. जब वो बोलते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, मैं पागल हो रहा हूँ. मीनाक्षी, एक आपकी अवेयरनेस रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है कैंसर को लेकर, तो आपको क्या लगता है इससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ होगा? शुरू में तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट था, बट उसके बाद देन आई थॉट दैट मैं मतलब एटलीस्ट आई एम एबल टू हेल्प समवन. और मैं ये अवेयरनेस स्प्रेड करने में जो मेरा थोड़ा सा भी रोल है, और कोई एक लेडी भी इससे मेरे से इंस्पायर हो सके, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई फेल्ट रियली गुड अबाउट इट. मैंने सोचा था मैं एक ओल्ड एज होम खोलूंगी, बट देन व्हेन आई वाज नॉट वेल इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें बहुत काम करना पड़ता है. अभी अबाउट 2 years बैक हमें पता चला कि एक गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें वो डे केयर सेंटर खोलते हैं. दे हेल्प यू, आपकी NGO उनके साथ मिलेगी, और वो एल्डरली के लिए खोलते हैं. सो देयर आर अबाउट 7-8 एल्डरली सेंटर्स. पर मुझे लगा लेडीज़ के लिए किसी ने नहीं खोला. लेडीज़ नहीं जाती हैं, मेन जाएंगे, अखबारें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लाइब्रेरी होती है, वहाँ TV होता है, योगा सेंटर होते हैं, बट वुमेन डोंट गो देयर. आई सेड व्हाई नॉट ओनली फॉर वुमेन, लेट्स सी कैसा बनता है. सो आई आस्क्ड द ऑफिसर्स देयर कि मैं सिर्फ लेडीज़ के लिए खोलना चाहती हूँ, एंड इट्स बीन अ सक्सेस स्टोरी. आई मीन आई एम सो प्राउड ऑफ दोज वुमेन देयर. वो अपने बर्थडेज, एनिवर्सरीज, इंडिपेंडेंस डे, एवरी डे वो सेलिब्रेट करती है. हिमाचल डे, वुमेंस डे, मदरहुड डे, जो उन्होंने कभी नहीं किया है. एंड दे आर नॉट वर्किंग. वो सेंटर खुला था उनकी मदद के लिए, पर वो औरों की मदद कर रही हैं. अभी ट्रस्ट है आपका? Seva Trust is Swaran Educational Welfare and Awareness Trust. It is on my mother-in-law. My mother-in-law is a very unique person. It's not that she's related to me, but I think ऐसे बहुत कम लोग होंगे दुनिया में जितना प्यार और जितना जिसको बोलते हैं ना भावना उनकी किसी के लिए वो नहीं होती है. So I thought I want to do something जहाँ मम्मा I feel proud. See, I do everything for myself. मुझे प्राइड की फीलिंग होनी चाहिए. So मेरे को प्राइड की फीलिंग थी कि जो मैं अपने मदर-इन-लॉ के लिए के ऊपर एक ट्रस्ट का नाम होना चाहिए. सो माई मदर इन लॉ का नाम है गोल्ड, स्वरण. तो वो दैट इज़ बाय सेवा, स्वरण एजुकेशनल वेलफेयर एंड अवेयरनेस ट्रस्ट. सो उसमें वी डू ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं. हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमने 25,000 वुमेन की क्लिनिकल चेकअप्स किए हैं, अबाउट 100 की ट्रीटमेंट करवाई है. एंड हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू स्कूल चिल्ड्रन उनकी करवाते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, उनकी वो करवाते हैं. खुशी सेंटर ऑल्सो फॉल्स इन दिस ओनली. And they're not big projects, but छोटा-छोटा जितना we can do it, we try our best. तो मीनाक्षी है नाम हिम्मत का, हौसले का, ना हारने का और आगे बढ़ने का. तो जिस हौसले, ताकत और हिम्मत से मीनाक्षी आप आगे बढ़ी हैं, तो हम क्या कहेंगे कि मीनाक्षी ने अपने लिए जो लक्ष्य देखा था, जो गोल देखा था या जिसकी ओर एम किया था वो पा लिया है कि मंजिल और भी है और आप एम करती हैं कहीं और पहुंचने के लिए भी. लक्ष्य तो ऐसा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, बट हाँ मैं ज़्यादा स्पेंड टाइम करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ. आई कैन डू वॉट आई लव डूइंग, वेदर इट इज़ कुकिंग, छोटी छोटी चीज़ें, वेदर इट इज़ चैटिंग विद पीपल, वेदर इट इज़ गोइंग ऑन अ ट्रैक, वेदर इट इज़ डूइंग समथिंग, गिविंग बैक टू द सोसाइटी. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन आई डू स्मॉल थिंग्स जो मुझे लगता है सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं छोटा छोटा उनको वापस कर पाऊँ. एंड मे बी आई वॉन्ट टू ग्रो एज अ बेटर ह्यूमन बींग. तो हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि जिस हौसले से, हिम्मत से आप जीवन में आगे बढ़ी हैं अपनी मंजिल की ओर, उसी तरह से आप बढ़ती रहें, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर, मिसाल बनकर हिम्मत देती रहें सभी को और जीवन में प्रगति करें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. सुनो सुनो